कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी आ गए हैं प्रोग्राम में। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी हैं, सेफोलॉजिस्ट भी हैं, मर्चराइज एजेंसी चलाते हैं। सर, स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत आपका भी। आर्या पार। और आज ही क्यों आर्या पार? क्योंकि आज हो गया पहले चरण का इलेक्शन। एक किस्म से लोगों के मतलब प्रचार बंद, तो एक किस्म से लॉक हो गया। इसको जो कहना था, गाना सुनाना था, रोना धोना था, जो करना था कर लिया। तमाशा वमाशा सब कुछ हो गया। घर जाके हाथ जोड़ के मैं नेताओं को मैंने देखा, मतलब आज इतनी कमर झुका के नमस्ते करते हुए मुझे लग रहा था ये जीत गया, तो उसके बाद इसी के पास दोबारा जाएगा, आदमी के पास तो कैसे जाएगा। एनीवे, तो पहले चरण के लिए प्रचार हो गया बंद। अब पहला चरण क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम बात करेंगे। मनोज जी, मैं कल प्रोग्राम में नहीं था मनोज जी, लेकिन काफी कुछ बता चुके आपको चुनाव के बारे में। आपने तो डिक्लेयर कर दिया ना कि बीजेपी जीत सकती है। कल का जो प्रोग्राम देखा होगा तो समझ गया होगा। मैंने नहीं देखा ना। हमने भी नहीं देखा। हाँ, तो बताइए। चलिए, तो पहले तो ये बताएंगे क्योंकि ये बंगाल से होकर के आए हैं। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है वो इस बार नेक्स्ट लेवल की है। क्यों मैं कह रहा हूं, इसके उदाहरण मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले कुछ डेटा। सर, मेरे हाथ में बहुत सारे कागज, यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है। पहले फेज में 152 सीटों पर वोट हो रहे हैं, कुल है 294। पहले फेज में 152, दूसरे में होंगी 142 सीटों पर। ये 152 सीटें, ये फेज बीजेपी का फेज है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जो कुल 77 सीटें जीती थी, उसमें से 75% से ज्यादा वो इस पहले फेज में से है। मतलब पहले फेज में बीजेपी को मतलब 100 में से 80-90 नंबर लाने हैं, तो जाके उसको इस चुनाव में जीत के आसार या जीत के पास जाने का मौका मिलेगा। इस फेज में बीजेपी अच्छा स्कोर करती आई है, इन सीटों पर करेगी ऐसा लगता है। कोई वजह नहीं है कि ना करे, लेकिन उसको आउट परफॉर्म करना है खुद को, ये एक बड़ी बात है। और अगर आप दूसरी तरफ आप देखिए तो जो ममता बनर्जी को 215 सीटें मिली थी, उसमें से 92 इस फेज की थी। ममता बनर्जी कमजोर नहीं है। 152 में से 92 सीटें ममता बनर्जी को मिली थी, लेकिन फिर भी बीजेपी क्या इस बार ममता बनर्जी का वो ग्राउंड हासिल कर सकती है? फिर इसमें और अभी हम डिटेल में बात करेंगे, तो इसके अलग अलग हिस्सों की भी बात करेंगे। जैसे पहले चरण में जो इलेक्शन है वो कहाँ है, वो नॉर्थ बंगाल, जंगल महल, साउथ ईस्ट बंगाल, साउथ वेस्ट बंगाल है। यहाँ का सीटों का गणित मैं आपको भी देता हूँ, लेकिन गणित से पहले सर थोड़ा सा आकलन, एनालिसिस। देखिए फर्स्ट फेज का सौरभ जी, जो 152 पे है, हम लोगों ने ओपिनियन पोल में भी बोला था और बहुत सारे प्रोग्राम में बोला था कि बीजेपी के लिए यदि सत्ता में आना है तो यही चीज की चाबी है। उसके बहुत सारे कारण थे कि इन जिलों में एक, यदि आप मुर्शिदाबाद को हटा दें जहाँ पे 35 या 37% सिर्फ हिंदू हैं, नहीं तो हर जगह हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। और आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी हिंदुओं के बारे में वो बातें नहीं कहीं जितना वो बंगला और बांग्लादेशियों के बारे में बातें किया उन्होंने। बंगाली मुसलमान कहिए चाहे बांग्लादेशी मुसलमान कहें, तो एक रिएक्शन तो उनको दिख ही रहा कि ये क्या है। दूसरा क्या है कि लोगों को इस बार लगता है कि बंगाल में कुछ नया बदलाव करना चाहिए। वो बदलाव क्या करना चाहिए कि भाई पिछले 55 सालों से 60 सालों से यहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं रही है। एक बार डबल इंजन की सरकार को लेकर आते हैं और देखते हैं कि स्टेट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। और उदाहरण के तौर में उन लोग उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कशन करते हैं, चर्चाएं हो रही हैं। और वो करें कि भाई जब उत्तर प्रदेश में इतने सारे इंडस्ट्री के लिए आ सकते हैं, नया एयरपोर्ट बन रहा है, लोगों में ये भावना जगा है कि जिस उत्तर प्रदेश में क्राइम के बारे में इतना सारा पहले था, वो आज इस स्थिति में आ गया, तो क्यों नहीं हम। ठीक है, अब ये बताइए, लेकिन बीजेपी के लिए कितना स्कोर जरूरी है इस राउंड में? इस राउंड में कम से कम 100 सीटों को लेकर आना उनके 152 में से 100 सीट ले आना उनके लिए। जो टीएमसी ने पिछली बार सीट हासिल की थी, उस संख्या को इनको हासिल करना होगा। ओके, तो जब तक आप उसको हासिल नहीं करेंगे, तो सेकेंड फेज का जब आएगा तो वहां से आपको 30-40 सीटों से ऊपर का उम्मीद मत रखिए। तो यदि 40 सीटें वहां से लेकर आते हैं तो आपको 100 यहां देना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा और एक आध सीटें मिलेगी तो वही। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको इसका एक सिनारियो दे रहा हूं सर। हम मतलब कागज पर करना बहुत आसान होता है, आप बताइएगा कि लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं। देवेंद्र जी बताएं।
जैसे अभी आपने कहा ना, हाँ, हमारी रिसर्च टीम ने भी यही कहा कि बीजेपी अगर वाकई में सरकार बनाना मतलब अगर उसको लगता है बनाए, तो इसमें उसको 95-100 सीटें तो लानी पड़ेंगी। पिछले अभी कितनी है 59, कितनी ज़्यादा चाहिए 35 से 40 सीट उसको एक्स्ट्रा गेन करनी है। इसमें भी कैसे पॉसिबल है, इसका एक सिनारियो देता हूँ आपको। अभी 59 सीटें हैं इसमें, इनमें से 13 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी 5000 वोटों से या उससे कम से हारी। आप मान सकते हो कि SIR भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो मान सकते हैं कि वो बीजेपी वो सीटें जीत सकती है जो उसने 5000 या कम से हारी हैं। जो इस सीटों पे बता रहे हैं वहां पे मिनिमम 18,000 से 23,000 का SIR में वोट कटा है। तो बहुत मुमकिन है कि बीजेपी ये सीटें निकाल ले। फिर 2021 विधानसभा में हारे थे, लेकिन 2024 में लोकसभा सीट में उन असेंबली सेगमेंट्स में ये आगे थे। ऐसी 26 सीटें हैं, मतलब वहां पॉसिबिलिटी है विधानसभा हारे, लोकसभा में आगे रहे। अब ये 5000 से कम वाली और ये 26, इनमें से कॉमन है 7, वो माइनस कर देते हैं। तो टोटल अगर आप जोड़ दे 59, 13, 26 माइनस 7, तो ये 91 बनता है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये पॉसिबल है बीजेपी के लिए इस स्कोर में 90 के पार जाना। अब मुझे बताइए, आप जितनी मैंने 2 मिनट में जो कर दी व्याख्या, क्या वहां पॉसिबल है जमीन पे? देखिए, अब ये चुनाव और अर्थमेटिक से निकलकर केमिस्ट्री में चला गया। अच्छा सर, पिछली बार का आप देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? बात होती है कि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन था, संगठन कमजोर था, बूथ पर कार्यकर्ता नहीं थे, तमाम लीडरशिप नहीं थी। लेकिन चुनाव में किसी पार्टी के लिए जो सत्ता में कभी न रही हो, पहली बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों के मन में ये हो कि ये आ सकते हैं, जीत सकते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी को हरा सकते हैं। तो वो जो परसेप्शन है, वो आपको एक्स्ट्रा जो है सीट कहिए, वोट परसेंटेज कहिए, जो भी कहिए, वो एक्स्ट्रा बढ़त देता है। तो बीजेपी ने शुरू कैसे किया है? हम सब लोगों ने स्कूल में इम्तहान दिया ही है। तो पर्चा पढ़ने के बाद 2 तरह के छात्र होते हैं। एक देखते हैं सरल वाला सवाल कौन सा है, पहले उसको हल कर लें। दूसरे होते हैं जो देखते हैं कठिन वाला कौन है, पहले इसको हल कर लें, सरल वाला तो आता ही है, जल्दी कर लेंगे। बीजेपी ने सरल वाले से शुरू किया, जो उसकी स्ट्रेंथ है। इस फेज का महत्व इसलिए है, इससे ये परसेप्शन बनेगा। इस फेज में बीजेपी बढ़त हासिल करती है, मतलब पिछली बार की तुलना में अगर आगे जाती है, तो ये परसेप्शन को मजबूत करने में मदद करेगा कि आ सकते हैं ये। अगले फेज के लिए ये माहौल बनेगा कि अगले फेज में जो आप एक शब्द इस्तेमाल किया कि गड्ढा है, तो उस गड्ढे को भरने के लिए इस समय जरूरी है। ये इस फेज में क्यों कहा हमने ये सर, हमने देखिए पहले बात की थी, क्यों कहा अगले फेज की 142 में से बीजेपी को मात्र 18 सीट मिली है, 18 आउट ऑफ 142। तो अगर वहां मेकअप करना, वहां आगे बढ़ना है, तो यहां बढ़ना जरूरी है। केवल यही नहीं, और उसके अलावा आप देखिए एक फर्क 21 का, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 57% हिंदू वोट मिले, 21 में ये घटकर 50-51% पे आ गया। अगर वो और ज्यादा की बात छोड़ दीजिए, 2019 में जो हिंदू वोट मिला था उतना भी मिलता है, तो ओवरऑल में 4% से ज्यादा का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो इसलिए जो है ये फेज डू और डाई वाला है बीजेपी के लिए। ओके, ये फेज, मतलब इस फेज के बाद बताया जा सकता है चुनाव में क्या हो रहा है। ये फेज चुनाव का नतीजा तय कर देगा। हाँ, उसके बाद कोई शंका नहीं रहेगी। पोलिंग डे पे पता भी चल जाएगा सर, मतलब आपको पता चल जाएगा? ज्यादातर लोगों को अंदाजा लग जाता है पोलिंग किस तरह से हो रही है। जो लोग अंदर होते हैं उनको भी, बाहर भी, किसके टेबल पर ज्यादा लोग आ रहे हैं, किसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, किसके वोटर ज्यादा निकल रहे हैं, कौन अपने वोटर निकलवा पा रहा है। परसों एक डेफिनेटिव आंसर दिया जा पाएगा, हाँ, कि कौन जीत, इसकी संभावना, किसकी संभावना ज्यादा है, ये बताया जा पाएगा। अच्छा, अगले फेज में भी अगर इस बार 100 भी ले आए ना भाजपा, अगले फेज में उसको 50 सीट चाहिए। अगर आप 150 मान लें, कितना है सर मेजोरिटी? 148 की मेजोरिटी है, तो 50 सीट भी 3 गुना होगा उसका पिछली बार के मुकाबले। कि पिछली बार 18 आई थी, तो कम से कम 3 गुना सीट उसको लानी पड़ेगी। तो ये सोच लीजिए, 2016 में 3 सीट थी, 77 पे कितने गुना गए थे? क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल अच्छी पॉसिबल है। अब मैं जो आपसे कह रहा था दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे आदेश आए हैं जो किसी और राज्य में नहीं आए, मैंने नहीं देखे कभी।
देवेंद्र जी ज़्यादा बताएंगे। अब ये एक ऑर्डर है, कल का ऑर्डर है, ठीक है, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल। ये ऑर्डर क्या कहता है? इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मोटरसाइकिल राइडिंग, मोटरसाइकिल चलाने पे पाबंदी। कब से? पोलिंग डे से 2 दिन पहले से। क्या होगी? 2 दिन पहले से नो मोटर बाइक रैली, बाइक रैली नहीं निकलेगी। 2 दिन पहले से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक केवल इमरजेंसी की, मेडिकल इमरजेंसी या कोई फैमिली फंक्शन, इसके लिए आप मोटरसाइकिल निकाल पाएंगे, नहीं तो मोटरसाइकिल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं चलाएंगे आप। वोटिंग से 2 दिन पहले से सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक नो पिलियन राइडिंग, मोटरसाइकिल दिन में आप चलाओगे तो पीछे किसी को नहीं बैठाओगे, अकेला सिंगल राइडर होगा। और पोलिंग डे पर फैमिली को अलाउड है, और वो भी केवल पोलिंग टाइम तक, शाम को 6 बजे तक मोटरसाइकिल अलाउड है, फिर उसके बाद फिर बंद मोटरसाइकिल। अगर इसमें से आपको कोई एक्सेप्शन चाहिए, एग्जेम्पशन चाहिए, पुलिस थाने से जाकर के एग्जेम्पशन लाना पड़ेगा। और ये क्यों किया जा रहा है? टू प्रिवेंट सोर्स जैमिंग। मैंने पूछा कि सोर्स जैमिंग क्या होती है? तो क्या होती है? मोटरसाइकिल पे बैन मैंने किसी चुनाव नहीं देखा सर मैंने सर। हाँ, वो इस लिहाज से सौरभ कि वैसे केसेस लगातार हो रहे थे ना बंगाल में। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लड़कियों ने शिकायत की कि पिछले इलेक्शन में ही कि जैसे उनको ये लगा कि टीएमसी को वोट नहीं कर रहे हैं तो बाइक वाले जाके उनके आगे पीछे खेला हो बे ऐसे करके वो काम करते थे, और वो एक तरह से डराना धमकाना इस तरह की चीज़ें की जाती थी। तो ग्राउंड पे जब ऐसी रिपोर्ट मिली कि ये चीज़ें हो रही हैं तो इलेक्शन कमीशन ने वो किया। और अगर ये आप समझना सौरभ कि बंगाल में ही हो रहा है, बाकी कहीं जगह नहीं हो रहा है, ये सही बात है, लेकिन ये भी बंगाल में ही हो रहा है ना कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखें कि जम्मू कश्मीर तक में वायलेंस की एक घटना नहीं और बंगाल में वायलेंस हो रहा है। पिछले चुनाव में 300 हुआ था, इस बार ये सारी सख्तियाँ बढ़ती गई तो 40 ही वायलेंस का मामला सामने आया। दूसरा, इसमें बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस का मामला नहीं है ना, ये अगर जो भी ऐसे नियम बन रहे हैं सबके लागू हैं। अभी परसों मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा तो किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं चलाएगा। और परसों लेफ्ट का नूर खान, उनके साथ जो वायलेंस हुआ, कौन से बीजेपी कार्यकर्ता थे? तो अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें वायलेंस, मतलब बंगाली की जान जा रही हो, उसके बाद भी अगर किसी को ऐतराज हो कि सुरक्षा क्यों ज्यादा की जा रही है, ये प्रोटोकॉल क्यों किया है, भाई कोई भी मर रहा है तो बंगाली ही मर रहा है ना। तो बंगाल के लोगों को कम से कम ये समझना चाहिए कि अगर वायलेंस हो रहा है और वायलेंस ना हो, इसके कोई भी उपाय किए जा रहे हैं तो उसका स्वागत है। इसी प्रोग्राम में कई मेहमानों ने बताया, मेरे ख्याल से सर ने भी बताया ये बात, ये कि ये जो सोर्स जैमिंग है ना, सोर्स जैमिंग मतलब, सोर्स मतलब वोटर, और जैम मतलब वोटर को घर में ही जाम कर दो, वोटर निकले ही ना बाहर वोट करने के लिए, इसको कहा जाता है सोर्स जैमिंग। उसको रोकने के लिए मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगाई गई है। कई बार घटना बता रहे थे कि किसी इलाके में मान लीजिए कोई बिल्डिंग, वो सोसाइटीज़ हैं या ये यहाँ से लोग जाते हैं मिडिल क्लास के, पता है चलो ये बीजेपी को वोट करेंगे या टीएमसी को नहीं करेंगे, बोलिए तो कुछ नहीं, टीएमसी वाला जाएगा, अब कहीं मोटरसाइकिल लगा करके कोने में खड़ा हो जाएगा, अपना चाय पीने लगेगा, पता चल जाएगा कि ये खड़ा है यहाँ वो पे। सीधा समझाता है कि आप वापस चले जाओ, आपका वोट पड़ जाएगा ना। इसी को सोर्स जैमिंग कहते हैं। ये इसी को सोचा। बाइक की आवाज एकदम एक्सीलेटर दबा के और उतना ही नहीं आप है। देखिए कि पश्चिम बंगाल कहाँ से कहाँ पर है। एक शमिका रवि का नाम आप जानते होंगे, इकोनॉमिस्ट हैं, पीएम की जो एडवाइजरी कमेटी है इकोनॉमिक, उसकी सदस्य हैं। उन्होंने एक आर.के. लक्ष्मण का कार्टून जो है रिप्रोड्यूस किया, 70s का कार्टून है वो। सड़क पर टैंक चल रहे हैं, ऊपर फाइटर जेट घूम रहे हैं। आदमी पूछ रहा है कि ये क्या युद्ध होने वाला है? वो कह रहे नहीं, चुनाव की सुरक्षा के लिए। हाँ, मैंने देखा हाँ। तो आज ये जो चुनाव आयोग कर रहा है, ये हम लोगों को अभूतपूर्व लग सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर आपको निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराना है, बिना डर के कराना है, तो ये सब करना पड़ेगा। इस बार अगर सफल हो गए तो अगली बार ये नहीं करना पड़ेगा आपको। ये जो तंत्र बना हुआ है पिछले 70-75 साल से, उसको तोड़ा नहीं अगर आपने, तो फिर इस सिलसिले को तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इसको सर अपोजिशन मुद्दा बना रहा है। अब जैसे टीएमसी तो बोल ही रही है, सब तो अब सहयोगी भी बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट है कि वोटर से ज्यादा तो सिक्योरिटी, सुरक्षा बल हो गए हैं बंगाल के अंदर। कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल है। समस्या क्या है? सुरक्षा बल अगर वोट डालने लगे तो समस्या होनी चाहिए। सुरक्षा बल किसी को वोट देने से रोकने लगे तो वो तो यही समस्या कह रहे हैं ना होनी कि ये डरा रहे हैं लोगों को। किसको डरा रहे हैं? वहां के बंगाल कौन डरेगा? जो वोट देने जाना चाहता है वो सुरक्षा बलों को देख के और सुरक्षित महसूस करेगा। वो क्यों डरेगा? पुलिस को देख के गुंडा डरता है। तो आपको समझना चाहिए कि जो डर रहा है इसका मतलब वो कुछ गलत करने का इरादा है उसका, तो इसलिए डर रहा है सुरक्षा बलों को देख के कि हम नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते हैं या जो करते रहे हैं।
तो सुरक्षा बलों की मौजूदगी आम लोगों को आश्वस्त करती है, निर्भीक बनाती इससे है। ये मैसेज नहीं जा रहा कहीं से कि कुछ मैनेज किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं? कैसे मैनेज करेंगे आप बताइए? वही तो हम कह रहे हैं कि अगर सुरक्षा बल वोट डलवाने लगे या जिनको लगे कि ये विरोधी हैं उनको वोट डालने से रोकने लगे, तो आप कह सकते हैं मैनेज किया जा रहा है। वो केवल ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो वोट डालने जाना चाहता है वो वोट डाल सके। एक पोस्ट और इलेक्शन कमीशन ने किया है, इसका भी मतलब समझिए, योर वोट इज कॉन्फिडेंशियल, नो सीसीटीवी इन वोटिंग कंपार्टमेंट। जहां वोटिंग होती है वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। नो ट्रैकिंग वाया कैमरा, आधार और पैन कार्ड। आपने किसको वोट दिया ये पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा। सेंट्रल फोर्सेज विल स्टे डिप्लॉय पोस्ट पोल डेज फॉर योर सेफ्टी। आपकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल पोलिंग के बाद भी तैनात रहेंगे एंड वोट विदाउट फियर। मतलब नक्सली कहाँ कोई नक्सली जोन में कोई जो है वोटिंग होने जा रही है। जब हम लोग गए वहाँ पे और कुछ अधिकारियों से हम लोगों की जो बात हो रही थी, जिससे पहले भी हम लोगों ने इलेक्शन के बहुत पहले से बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि पहले क्या होता था कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज का होता था, तो जहां फेज का समाप्त होता था वहां से फोर्स उठकर दूसरे फेज में जाती थी, हाँ, वो वोट कराने। इस बार वो फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा। फर्स्ट फेज का जो फोर्स इलेक्शन वहां कराएगा वो वहीं रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक काउंटिंग ना हो जाए। तो इस बार उस एरिया से लाकर दूसरे एरिया में फोर्स को नहीं लाया जा रहा है, यानी कि आपको सुरक्षा उस तक दी जाएगी। आपने कहा था बीजेपी का वोटर अगर निकला, ऐसा माहौल बन गया तो बीजेपी जीत जाएगी, ये कहा था ना आपने? मैं अभी भी बोल रहा हूं। तो अब कल आपने क्या बता दिया ऐसे, तो बताइए। नहीं, मैंने बताया यही कि आज के डेट में आम जनता के बीच में जो वोटर है उनको सुरक्षा महसूस हो रही है, वो करना चाह रहे हैं। तो बीजेपी लोगों जीत रही में बीजेपी जीते, मैं तो बोल ही रहा हूं कि जब वो करेंगे तो जीतेंगी। जीते तो कहीं ना कहीं तो भाई देखिए, आप बिहार का इलेक्शन की याद रखिए सौरभ जी, बार बार लोग यहां से उठकर जा रहे थे ट्रेनों से, तो हम लोग के बीच में हुआ था कि भाई ये कौन वोटर है। सबका कहना था कि भाई आरजेडी का दावा है, और मैंने बोला था कि वो लोग जो जा रहे हैं जो दूसरे स्टेट से अच्छे अनुभव लेकर जा रहे हैं। अच्छा अनुभव क्या हो सकता है उसको आपको करना है लाइक। इस बार यहाँ भी हो रहा है, मैंने तो कई मुंबई से जा रहा है आदमी, तमिलनाडु से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, तो ये वहां के सारे सिस्टम को, लेकिन वो दोनों तरफ का वोटर है क्योंकि वो बता रहा है हाँ 100% कि नहीं, ममता बनर्जी रहनी चाहिए और एक तरह जानी चाहिए। देखिए मेरे एक मित्र हैं यहाँ दिल्ली, उसमें हैं, बहुत लंबे समय तक हम लोग साथ में काम किए हैं। तो दिल्ली जब यह स्टेशन पे बिहार इलेक्शन में कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं 55 लोगों का इंटरव्यू लिया और 55 लोगों में से मात्र 3 लोगों ने बोला था कि भाई एनडीए की सरकार आनी चाहिए। 51 लोगों कौन थे जो कह रहे थे कि हम आरजेडी को देंगे। मैं उनसे बार बार यही कहता था कि आप पब्लिक को उन चीजों पे मत जाइए, क्योंकि घर जाने के पहले उसको ये देखना है कि मुझे उस मोहल्ले में, उस जात में, माने जिस जाति से रिलेटेड है वहां रहना, उस क्लास में रहना जिस क्लास से हम क्या है, तो उसकी भावना जरूर कुछ कहेगी, लेकिन उसका वोट कहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि वहां पे बंगाल में जब लोगों को यह महसूस हो रहा, जो सीसीडी कैमरा के लिए मैंने एक बार बोला भी था, बिहार के पंचायत चुनाव में हुआ था, पिछले चुनाव में बंगाल में लगा था और 1000 से अधिक शायद सीसीडी कैमरे 2-2 घंटे के लिए बंद हो गए थे कि नेटवर्क नहीं है, कहीं बिजली का प्रॉब्लम है। इस बार इलेक्शन कमीशन उसको भी दूर किया है और आज उनका स्टेटमेंट है ईसीआई का कि 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए भी अधिक कैमरे ऑफ होंगे तो पूरे बूथ के इलेक्शन को कैंसिल किया जाएगा। तो वो मैं कहता ना, चुनाव आयोग का भूतपूर्व जो है इस बार निर्देश दे वो रहा है, कोशिश है कि भाई हम अच्छे से चुनाव करा तो ये मैनेजमेंट वाला चुनाव है कि माहौल वाला चुनाव है? नहीं, निश्चित तौर पे मैनेजमेंट वैसी जगहों पे मैनेजमेंट पड़ता है ना कि हाँ, कि जिसकी जहाँ जरूरत पे हो इतनी वैसा समस्या। और यही मैनेजमेंट प्रणब मुखर्जी ने ममता बनर्जी के लिए 2011 में करवाया था। तब ममता बनर्जी उन सारी शिकायतों को लेकर आगे बताती थी, तब लेफ्ट की गुंडागर्दी चलती थी। अब जो टीएमसी के ऊपर आरोप लगता है तब लेफ्ट के ऊपर लगता था, और वो सारी चीज़ें ममता बनर्जी यहाँ प्रणब मुखर्जी को करती थी और प्रणब मुखर्जी वहाँ से उन सारी चीज़ों को ग्राउंड पे कराते थे, जिसके चलते ममता बनर्जी आ पाई। तो वो एग्जैक्टली अभी जो हो रहा है इसी तरह की चीज़ उस समय भी कराई गई थी। और जब तक फ्री एंड फेयर माहौल आप नहीं दोगे फिर वोटिंग होगा कैसे? दूसरी चीज़ आप देखें, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस का वीडियो आपने देखा होगा कि बुजुर्ग महिला को वो समझा रहे हैं कि माँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी माँ हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई आपको डराएगा धमकाएगा तो लोगों में ये भरोसा जताना, ये विश्वास जताना कि आपके साथ कोई वायलेंस नहीं होगा। अच्छा, वायलेंस है तो टीएमसी के लोग भी तो इनकार नहीं कर सकते ना, वो तो सीधे एफआईआर दर्ज हुआ। 300 वायलेंस अगर हो रहा है जिस स्टेट में, और इस बार अगर अभी नहीं हुआ। दूसरा, इस बार 2 ही फेज में सौरभ जब कराया जा रहा है, 750 से 800 कंपनी तब होती थी जब आप 8-8 फेज में जाते थे,
क्योंकि तो आप फोर्स को मूव कर लेते थे। इस बार 2500 के आसपास कंपनी लगाई जा रही है, तो 2500 के आसपास कंपनी इसलिए लगाई जा रही है कि 2 ही फेज में आपको चुनाव करना। तो वो प्रोपोर्शन भी आप देखेंगे तो 750 से 800 की तुलना में 2500 आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट उस तरीके से है, थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। 100 से 150 आदमी पे लगभग एक पड़ेगा फोर्स। सर मैं फिर थोड़ा सा आंकड़ों की बात करता हूं, बिकॉज गैप जो है कई जगह पर इतना है ना दोनों के बीच में कि लगता है कि बड़ा मुश्किल टास्क है बीजेपी के लिए। जैसे 15% से ज्यादा लीड वाली टीएमसी जो जीती है, ऐसी 37 सीटें हैं। अब मैं एक ये देख रहा था एक और आंकड़ा कि कई कई जगहों पर जो मार्जिन है वो 1,30,000, 1,92,000, 70,000, 60,000, मेरे पास ऐसी 60 से ज़्यादा सीटों की लिस्ट है कि यहाँ 50,000 से लेकर के और 1 लाख तक, 1 लाख से ऊपर तक, 1,30,000 तक भी मार्जिन है। ये मार्जिन पार्टना हो जाए SIR हो गया होगा, कुछ वोट कट गया होगा, टीएमसी का वोट कट गया होगा, बट स्टिल वो इतनी मार्जिन से जीती हुई सीटें हैं और दर्जनों सीटें हैं टीएमसी की ऐसी। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं केमिस्ट्री की बात कि जब हवा बदलती है तो ये सब आंकड़े इररिलेवेंट हो जाते हैं। 73 में उत्तर प्रदेश, 17 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में 73 सीट जीतेगी, ये कौन मान सकता था? संभल जीत जाएगी, ये बीजेपी का हार्डकोर वर्कर भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब हवा बदलती है, लोगों का मन बदलता है, तो इस तरह के नतीजे आते हैं। और इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं। त्रिपुरा में क्या था? बीजेपी के पास कुछ नहीं था, गठबंधन में 2/3 बहुमत आ गया। असम में जहां 33% मुसलमान हैं, लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार आ रही है। और उससे पहले बीजेपी की क्या हालत थी? तो अगर 2011 का रिजल्ट देख के कोई तुलना करता, 2016 की बात करता, तो कहता असंभव ही नहीं है, बीजेपी कैसे आएगी? तो इसलिए जो है ये सब आंकड़े बिल्कुल सही हैं, इस आंकड़ों में कोई गलती नहीं है, लेकिन आंकड़े एक सीमा तक साथ देते हैं जी। उसके बाद जो है जब मतदाता का मन बदलता है तो फिर वो मतलब वही है कि जो है नल का पानी आ रहा है कि बाढ़ का पानी आ रहा है। नल के पानी से जो है आपका घर नहीं डूबेगा, बाढ़ के पानी से डूब जाएगा, पानी वही है। तो इसलिए जो है ये जब लोगों का मन बदलता, बदलाव का निर्णय कर लेते हैं जी, तो फिर वो बाढ़ आती है। अरे मेरी आपसे बात नहीं हुई प्रोग्राम में वो महिला आरक्षण वाले मुद्दे पर, और फिर प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस, उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है राष्ट्र के नाम संबोधन में। कांग्रेस पार्टी ने प्रिविलेज मोशन मूव किया है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कि इन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया भाषण दे करके, आचार संहिता लगी हुई है। आपको लगता है कि इसका कोई महिला वोटर पर कोई बहुत डायरेक्ट सेंटिमेंटल इफेक्ट पड़ा है इस पूरे जो आरक्षण वाला जो मामला हुआ, जो बिल पास नहीं हुआ और प्रधानमंत्री ने जो उसके बाद एड्रेस किया? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उसका असर पड़ेगा। अच्छा, देखिए उसकी चर्चा निश्चित रूप से होगी। परसेप्शन तो पहले से बना हुआ है कि ये लोग समर्थन में नहीं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन असर पड़ना होता तो आप याद कीजिए 2023 में ये कानून बना, 2024 में तो कोई फायदा मिला नहीं बीजेपी को। तो इसलिए जो है उसका कोई बहुत बड़ा फायदा या नुकसान हो जाएगा अगर वो लागू हो जाता इस समय, और ये होता है कि 2029 से लागू होने जा रहा है, तो उसका असर पड़ सकता था। अभी तो केवल संसद में चर्चा, समर्थन, विरोध, इसी सब में मामला उलझा हुआ है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा इशू बनेगा, लेकिन ये बीजेपी के लिए और उसके वर्कर्स के लिए एक टॉकिंग पॉइंट हो गया है, एक नैरेटिव गढ़ने का अपने विरोधियों के खिलाफ, ये एक मुद्दा बन गया है। एक मैं आज एक और रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया गया कि संघ ने, आरएसएस ने 250 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर 1,75,000 बैठकें की हैं, छोटी छोटी बैठकें जिनको ड्राइंग रूम बैठकें कह रहे हैं, 4-5 लोग जा करके। तो ये बड़ा साइलेंट वर्क है, लेकिन 2.25 लाख बैठकें ये आता है वहां पर आप लोग जब चर्चा करते हैं? सबसे पहले तो मैं उस आंकड़े पे जाऊं कि जिस पे आपने कहा कि 1 लाख और 1 लाख से ऊपर के वोटों पे जीते, ये वो वोट जीते हैं जो 9% का गैप दिख रहा बीजेपी और उनमें। ये बेकार वोट है टीएमसी का,
उस जगह पे आज भी वो जीतेंगे, मार्जिन रहेगी, वोट परसेंटेज के लिए बेहतर है, लेकिन सीट बढ़ोतरी के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं है कि आप देखेंगे उनकी कि मार्जिनल सीट कितनी है, जो 50,000 से नीचे है वो कितनी है? वो 50% से सीट से ऊपर ज्यादा है उनका। 50% जो उनकी सीट आई है उससे मतलब 215 में से 100 सीट ऐसी है जो हाँ 50% 50,000 के बीच 50,000 के से नीचे है। अब क्या बीजेपी का भाई 9% का बीजेपी और उनमें कमी था, तो 6.5% तो SIR में कट गया। 1% आप लेकर चलिए कि जो अभी कड़ाई हुआ है बहुत सारे लेकर, उसमें 1% चला जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है ममता के प्रति, वहां भी उनको वोट परसेंटेज का नुकसान है। सौरभ जी, ऐसे यदि हम देखेंगे तो हम उस आंकड़े को समझ पाएंगे, लेकिन यह कहना कि हमारे पास तो 1.5 लाख के वोट की सीटें इतनी है विनिंग वाली, तो मेरा मानना है कि वो वोट परसेंटेज के लिए ठीक है, आपको सीट बढ़ोतरी के लिए वो इंडिकेशन नहीं देता। मान भी लें कि आप कह रहे हैं कि वो ममता ही जीत रही है, मान जीत रही हैं, तो भी कोई नहीं है। ओवरऑल ममता के लिए वो ज्यादा समस्या है जो 50,000 से नीचे की सीट पे आई। देवेंद्र बता देंगे RSS वाली, और ये कितना इफेक्टिव होता है ये 152 सीट वाला? सौ पहले देखें ना, तो जिन जिलों में जो चुनाव हो रहा है उसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, इस तरह के कुछ जिलों को अगर छोड़ दें तो बाकी में बीजेपी बहुत मजबूत नजर आ रही है। और 152 में से आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा कि एक दल को, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक दल को 110 सीट आएगी, दूसरे को बाकी, उस तरह की स्थिति वहाँ पे नजर आ रही है। फर्स्ट फेज वाली नाम नहीं लिया, वो नहीं लिया जा सकता। जंगल महल का जो इलाका है ना, वहाँ पर इस बार आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में लगभग 30 सीट ममता को बढ़त थी, वहाँ पे टोटल 40 सीटें हैं। उसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वहाँ काफ़ी अच्छा किया था। इस बार के इलेक्शन में भी आपको उसमें बहुत फर्क नजर आएगा, क्योंकि खासतौर पे जो एक आबादी वहाँ पे OBC में है, वो ट्राइब आने के लिए बहुत प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। ममता ने कई बार जाकर उन लोगों को मनाया भी। उनके जो बड़े बड़े 2-3 नेता हैं वो तो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 50 लाख के आसपास उनका वोट है। तो वो जंगल महल ये फर्स्ट फेज को एकदम से एक तरफ से रिजर्व सीट्स में बीजेपी ने बेटर किया हुआ है, SC ST दोनों में बेहतर किया है। और इसीलिए ममता बनर्जी वहाँ पे ये फैला रही थी कि CA अगर लागू होगा तो इससे आप लोगों को दिक्कत होगी, पहली चीज़ ये। दूसरा, मछली वाला उन्होंने बहुत एग्रेसिवली किया और बीजेपी उसको सीरियसली ले रही है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के नेता भी खूब मछली खाते हुए तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीसरी चीज़ की लैंग्वेज को लेकर जो वो कर रही है ना, कि बीजेपी वाले अगर आ जाएगा तो बंगाली बोलना बंद हो जाएगा, तो उसको बीजेपी वाले ग्राउंड पे ये फैला रहे हैं, ग्राउंड पे ये काउंटर कर रहे हैं उसका, कि ये उर्दू वाली बंगाली बुलवाना चाहती हैं, हम लोग शुद्ध बंगाली बुलवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो शुद्ध बंगाली बोलने वाले लोग होंगे। ये उर्दू मिश्रित 50% करना चाह रही हैं जो। लेकिन आपने बता दिया कि फर्स्ट फेज में एक पार्टी को 110 के बीच में आएगा, एक पार्टी आचार संहिता लगी हुई जिसने है। इस फेज में पहले भी बेहतर किया था। नहीं, ये नहीं कर रहा हूँ। चलिए, अच्छा वो सर आज का सबसे बड़ा बयान तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया, वो दिखा देता हूं मैं। खड़गे साहब ने जो बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए बोला, ही इज अ टेररिस्ट, अब मुंह से निकल गया, मुंह से अनायास तो नहीं निकला होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बहुत धारा प्रवाह बोलते हैं तो निकल जाए कुछ, तो वैसे ही बड़ा सोच के अटक के बात करते हैं। तो उसमें और ये वर्ड टेररिस्ट जो है वो तो उसका एक ही मतलब है और तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो वो निकलना मुंह से कोई वजह होगी। लेकिन उनको पता लग गया कि इस पर अब हंगामा होगा, तो फिर दूसरा माइक बुला करके फिर उस पर उन्होंने सफाई भी दी है खड़गे साहब ने। तो वो दोनों बयान आप सुन लीजिए, सुना दें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहले जो इस बयान में इस शब्द का इस्तेमाल किया और फिर सफाई भी सुना दी। Annadurai, great Kamraj and Kalinga. These people stand for this women reservation, justice, equality, fraternity. For that they stood. Modi is not for these principles. And one more thing I want to tell, how this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality?
his party won't believe in equality and justice. तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुना हमने भी जब पहली बार तो लगा कि अरे हमने तो नहीं गलत सुन लिया, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कह रहा है, लेकिन बोला है, फिर सफाई दे रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। The BJP government, they are terrorizing political parties and particularly the candidates also. And they are using CBI, ED, income tax, all such department institutions they are misusing. Means they are terrorizing the people. So in that context, I said, I never said that he is a terrorist. I said he and his government are terrorizing with these using these institutions. That is the thing I said. जो भी उन्होंने गोल गोल घुमा के जो भी आपको बताया, और उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बोला कि वो टेररिस्ट है, गलत बोल रहे हैं खड़गे साहब। अपनी सफाई में बचने के लिए उन्होंने बोला कि ही इज अ टेररिस्ट, और वो आपने सुना, और वो कोई क्वालिफाइड स्टेटमेंट भी नहीं थी जो बाद में उन्होंने कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज को टेरराइज करते हैं, इसीलिए हमने कहा। ये सब उन्होंने बाद में बोला। अपने जो ओरिजिनल बयान था उसमें उन्होंने बस शुद्ध वो एक ही सेंटेंस कहा था। उसका कोई क्यों मतलब निकालेगा भाई अपने आप, जब आप खुद ही साफ साफ कह रहे हैं। तमिलनाडु में भी इलेक्शन चल रहा है, तो AIADMK क्यों ऐसे आदमी के साथ अलायंस किए हुए है, ये वो बताना चाह रहे थे सर। भाई कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। अब इसमें तो संदेह या दुविधा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैंने इसलिए वो लंबा बयान निकलवाया कि आगे पीछे भी पता लगे क्या स्पष्ट है। ऐसा भी नहीं, वो ठीक बात आपने कही कि धारा प्रवाह बोल रहे हैं, वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, उस फ्लो में जो है बोल गए हों, ऐसा भी नहीं है। सोच समझ के ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जहर भरा हुआ है वो निकल रहा है। कभी राहुल गांधी के मुंह से निकलता है, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से निकलता है, कभी किसी और नेता के मुंह से निकलता है। तो ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में इनकी सोच क्या है वो बताता है कि इनकी हताशा का लेवल कहाँ चला गया है। इनको लग रहा है कि अब कभी जीवन में आ नहीं पाएंगे, तो जितना नुकसान कर सकते हो इनकी छवि का, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का, विकास के जो काम कर रहे हैं उसका, हर काम का विरोध करो। इससे मतलब नहीं कि इससे किसका नुकसान होगा इस विरोध से। एक्चुअली सोचने वाली बात यही है जो आपने अभी कही। आप इमेजिन कीजिए ना, एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तो मन में क्या होगा। हम किसी नफरत करते हैं, उसके मुंह पे भी या उसके लिए भी सबके सामने हम वो शब्द नहीं कहते जो हमारे मन में हो। तो यहां जो शब्द इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब मन में तो उससे और बहुत ज्यादा कुछ सोचा जाता होगा। और वो राहुल गांधी ने सौरभ जो स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का इतना हाई कर रखा है ना कि आप सबसे बड़े नेता अगर वो इस तरह से कर रहे हो, तो भले ही ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन राहुल गांधी को खुश करना, उनको अपीज करना, वो नीति तो चलती है। और आप देखें कि कांग्रेस का कोई भी नेता, यहाँ प्रवक्ता तक कैसी कैसी तीखी टिप्पणियां करते हैं पीएम मोदी पे, खासतौर पे ये सोच के कि राहुल गांधी को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके नेता उस तरह की भाषा बोलते हैं, वो एग्रेसिवनेस दिखाते हैं, वो तीखापन दिखाते हैं। तो उनकी नज़र में अगर आपको अच्छा होना है तो इस तरह की भाषा बोलनी है। बीजेपी ऐसे मौक़ों को खूब आसानी से लपकती है। अब अभी भी जैसे देखें कि पीएम का 2 दिन का बंगाल में रोड शो होना है, एक 23 को, एक 26 को, कुछ स्पीचेज भी होना है। तब खड़गे और जो जिस तरह की भाषा खड़गे जी ने इस्तेमाल की, उसको लेके वो बार बार उन सारी चीज़ों को, ये सारी बातें अब आएंगी उनके निश्चित तौर पर आएंगी कि भाई अच्छा वो क्लियर कट बोल रहे हैं। अच्छा ये भी नहीं है कि भाषा की समस्या है कि आप हिंदी बोल रहे हो, आप कन्नड़ा हो, अंग्रेजी बोलते हो और अंग्रेजी में ही बोल रहे हो। एक होता है ना कि अगर साउथ का आदमी अगर हिंदी बोल रहा है तो गलती से मुंह से निकल गया, वो भी स्पेस नहीं था। और जब वो बोल रहे हैं तो उनके पीछे जो उनका मीडिया, कांग्रेस पार्टी की जो मीडिया देखते हैं वो बैठे हुए हैं, वो भी नहीं चौंक रहे कि कम से कम उसी समय करेक्ट करा देते। मन की बात, मैं उस आदमी को देख रहा था, वो उनको जानता हूं, मैं उनको देख रहा था कि भाई ये शब्द इनके मुंह से निकला तो इनका क्या रिएक्शन होगा, बट ही वाज ओके ना, एकदम वही नॉर्मल। उनके लिए सहज बात है, ये बोलना चाहिए। उनके मतलब उन लोगों के रिएक्शन से लगता है कि ये नॉर्मल है, बोलना चाहिए और ज़्यादा बोलना चाहिए। राहुल गांधी किसी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए बोल रहे थे कॉम्प्रोमाइज्ड, आज उन्होंने, मैंने सुना जो है नीतीश कुमार के लिए बोला कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड।
मतलब राहुल गांधी के अलावा इस देश में सब लोग कॉम्प्रोमाइज। अभी तो उनकी वो पहेली नहीं सुलझी जो वो 16 वाली पहेली छोड़ के गए थे, पता नहीं क्या था वो। नहीं, वो तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने जब बाहर निकले संसद परिसर में, तो बोले बर्थडे, मतलब उनको याद नहीं था कि मोदी का बर्थडे की तारीख उनकी क्या है, तो वो 17 को 16 समझे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उस आदमी का दिमाग क्या है और कैसे काम। कांग्रेस के लोग तो ये भी बता रहे थे ना कि जो वोटिंग हुई थी महिला बिल पे, वो उनका वोट इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो पाया, वो ठीक तरीके से नहीं दबा पाए। तो राहुल गांधी का खुद का तो फिर बैलेट के द्वारा वो कांग्रेस के लोगों में इस बात पर्ची से वोट हुआ उनका। हाँ, कांग्रेस के लोगों में इस बात की चर्चा थी। अब सोचिए इतना बताया जाए, उस समय भी सेक्रेटरी जनरल पूरा बताते हैं कि कैसे आपको कितने के बाद दोनों बटन पे हाथ रखना है, क्या करना है, वो भी नहीं कर पा रहे वहाँ। और भाषा इस तरह की, तो ऐसी बातों का क्या असर पड़ता होगा कैंपेन के बाद कांग्रेस लोगों के मन में? कांग्रेस को अब वोट से लेना देना नहीं है। ये वैसे पहलवान है, जब जाते हैं कुश्ती के मैदान में तो सोचते हैं कि सामने वाला तो पटक नहीं देगा, तो क्यों मैं उतना समय लगाऊं, ऐसा बोल दो कि मुझे एक बार में ही वो पटक दे और मेरा खेल समाप्त हो जाए। तो ये लोग अपने खेल को उसी तरीके से लेकर चल रहे हैं। उनको पता है कि न मुझे तमिलनाडु में उतना बड़ा गेन करना है, न मुझे केरला एक आएगा वो देखा जाए जहां पे उनकी उम्मीद लगी हुई है। आप आसाम देखिए, पवन खेड़ा जी ने बोला और भाग गए, अभी तक पता तो नहीं चला कहाँ है, आप लोग बता पाएंगे। पूरे असम को उन्होंने इलेक्शन को बर्बाद करके चले गए। तो ये लोग वैसी पहलवान है कि उतर तो जा रहे हैं, सामने वाले को देखने भी नुकसान तो ही ममता का ही करेंगे ऐसे स्टेटमेंट से। भाई बीजेपी वाला और अग्रेसिव होगा ना। हाँ। तो मैंने बोला ना कि कांग्रेस वाले के पास कुछ खोने के लिए नहीं, वो तो सोच रहा है कि मेरे तो सारे समाप्त हो चुके हैं, दूसरा कैसे डूब जाए उसके। राहुल गांधी और स्टालिन की क्यों सभा नहीं हो रही एक साथ, कांग्रेस और वहां डीएम की एक साथ कोई सभा नहीं ये कर तो रहे? आप आज चर्चा कर रहे हैं, ये तो एक सप्ताह पहले से तमिलनाडु में चर्चाएं हो रही हैं कि भाई क्या कारण है कि ये दोनों जब आप आ रहे हैं अलायंस के थ्रू सेम डे दोनों अलग अलग जगह कैंपेन कर रहे हैं। केजरीवाल स्टालिन के साथ है, केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तक हाँ, है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी नहीं है। मतलब जिनके कहने से एक वोट नहीं मिलने वाला है उनको लग लेकिन गया फिर भी होगा लोग कह रहे हैं डीएम के स्ट्रांग है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं लगता आपको? ऐसा नहीं लगता। मैं तो आपको पहले भी बोला हूं, मेरे तो उसमें ओपिनियन में भी आया हुआ है कि उस तो वहां भी एक पार्टी जीतेगी। हाँ, एक पार्टी जीत सकती है। अब वो देवेंद्र जी वाली होगी कि कौन सी होगी? ना देवेंद्र जी वाली है। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। हम कह रहे हैं कि आपने नाम लिया है। हम लोग तो एक पार्टी बोल रहे हैं। मैं वोटिंग के बाद बताऊंगा। तमिलनाडु में साहब एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि पहले बहुत क्लियरली लोग बताता था कि कौन सी पार्टी जीत रही है। अभी किसी तमिल से बात कीजिए, वो खास तौर पे विजय के चलते वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि विजय किसका वोट ज्यादा काट रहे हैं, डीएमके का कि एआईएडीएम का। दोनों पक्ष ये कह रहा है, डीएमके वाले ये कह रहे हैं कि ये एआईएडीएमके का वोट काट रहे हैं, हमारा जो एंटी इनकमेंसी था ये इसको लेके जा रहे हैं। एआईएडीएमके वाले कह रहे हैं कि ये डीएमके का वोट काट रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए, एक दृश्य देखिए कि भाई क्रिश्चियन वोट और मुस्लिम वोट तो एनडीए को मिलना नहीं वहां। विजय ने जो वहां चर्च में किया, घुटने के बल चलकर जो रिचुअल परफॉर्म किया जी, तो उसके बाद जाहिर है कि कुछ वोट तो सब न कटे, डीएमके का क्रिश्चियन वोट कुछ तो विजय को जाएगा। हाँ, तो उस नुकसान तो डीएमके का ही होगा। एक्चुअली समय भी गुजरा गया। क्रिश्चियनों के अंदर में काफी हद तक वो जाकर यूथ के अंदर बैठा और उन्होंने वर्क किया। दिन में एक ये बात चल रही थी प्रोग्राम में, क्या विजय जो हैं वो पीके बनेंगे, प्रशांत किशोर बनेंगे? हवा बहुत थी जो हुआ वो सबके सामने है, या नहीं कुछ सब्सटेंस भी है? तो ये मुझे लगता है ये स्टाम्प पे लिख लेना चाहिए कि वो पीके नहीं बनेंगे। 15% से ज्यादा वोट आएगा, वो कहां तक जाएगा? फिर तो ये चुनाव में कुछ भी हो सकता है 15%, और उसमें से 2-3% बीजेपी का कट सकता है, लेकिन ज्यादा जो परसेंटेज होगा वो डीएमके को नुकसान पहुंचेगा। सर आज समय इतना, बहुत शुक्रिया सर। आप प्रोग्राम में आए, प्रदीप जी, मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।